क्या कॉर्पोरेट्स को डरा धमकाकर चंदे के नाम पर उनसे वसूली ली जा रही है और उनको बिजनेस दिया जा रहा है, या उनके केसेस जो है वो ड्रॉप किए जा रहे हैं? क्या अब पहले ईडी, सीबीआई, आईटी के जरिए छापेमारी पड़ाए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए फिर खरीदारी की जाए, बाद में उनको क्लीन चिट और बेल दी जाए और जो डरे नहीं उसको जेल भेज दिया जाए? ये सवाल मेरे नहीं है, ये सवाल है कांग्रेस के। आज कांग्रेस ने एक बड़ा एक्सपोजे किया है और बड़ा एक्सपोजे करते हुए ये संगीन आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी पर। और उन्होंने उनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो वसूली कर रही थी वो डरा धमकाकर ईडी, सीबीआई, आईटी के जरिए ये वसूली का एक धंधा किया जा रहा था और चंदा वसूला जा रहा था और नरेंद्र मोदी वसूली भाई बन चुके हैं, ये कहना है कांग्रेस का। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं और इसकी मैं पढ़ते खोलूं और सीधे तौर पर आपको मैं बताऊं कि कांग्रेस आखिर ये सब कुछ क्यों कह रही है, क्यों उसने ये इल्जाम लगाए हैं, किस बिना पर ये सब कुछ कहा जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको सुनवाना चाहूंगी कि कांग्रेस नेता का क्या कुछ कहना है, पहले आप उनको सुनिए। एक तरफ उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, उसको आर्थिक रूप से अपंग करने की प्रयास, और दूसरी तरफ निजी कंपनियों के खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग ताकि उनसे हफ्ता वसूल हो। मोदी सरकार की नीति साफ है, एक कंपनी को फायदा, बाकी कंपनियों को पीड़ा। एक कंपनी को फायदा, जो कंपनी मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को कब्जा में करती है और जो प्रमोटर थे जो मुंबई एयरपोर्ट को लागू कर रहे थे, उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच करवाई और वो बेचारा कहा कि हमसे इससे कुछ लेना देना नहीं है, अगर आप मुंबई एयरपोर्ट लगाना चाहते हो ये लीजिए मुंबई एयरपोर्ट की चाबी। धमकी लेकर उस कंपनी ने मुंबई एयरपोर्ट पर कब्जा पाया। तो एक कंपनी को फायदा और बाकी सारे कंपनियों को पीड़ा, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स संस्थाओं के द्वारा। और अगर आपको राहत चाहिए तो बीजेपी को चंदा दीजिए। 335 करोड़ रुपया ऐसे ही इकट्ठा हुआ है। ये हफ्ता वसूली रणनीति है, हफ्ता वसूली पार्टी है, हफ्ता वसूली सरकार है। तो ये लोग, तो आपने सुना, ये हफ्ता वसूली सरकार है। कॉर्पोरेट्स को, बिजनेस घरानों को डरा धमका के चंदा वसूली, हफ्ता वसूली जो है की जा रही है, ये कांग्रेस का कहना है। बाकायदा तौर पर 335 करोड़ रुपए उगाही की गई है, ये कहना है कांग्रेस का। और इसी को लेकर राहुल गांधी ने सीधा वार करते हुए, जिस तरह के वो तेवर और अंदाज के लिए जाने जाते हैं, उसी तरह से उन्होंने वार किया है भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी पर। और उन्होंने ये ट्वीट किया है। ट्वीट कर राहुल गांधी लिख रहे हैं, क्या आपको प्रधानमंत्री की चंदा दो, बेल और बिजनेस लो योजना के बारे में पता है? देश में प्रधानमंत्री वसूली भाई की तरह ईडी, आईटी और सीबीआई का दुरुपयोग कर चंदे का धंधा कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में सामने आया है कि वसूली एजेंट बन चुकी एजेंसीज की जांच में फंसी 30 कंपनी ने भाजपा को जांच के दौरान 335 करोड़ रुपए का चंदा दिया। चंदे का धंधा इतनी बेशर्मी से चल रहा है कि एमपी की एक डिस्टिलरी के मालिकों ने बेल मिलते ही भाजपा को चंदा दिया है। मित्र की कंपनी को बेईमानी से फायदा और बाकियों के लिए अलग कायदा। मोदी राज में भाजपा को दिया अवैध चंदा और इलेक्टोरल बॉन्ड ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की गारंटी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपको पता है भारतीय जनता पार्टी का नारा है और उसी को लेकर भी कटाक्ष यहां पर राहुल गांधी ने किया है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने 3 और अहम सवाल उठाए हैं इसको लेकर। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र प्रकाशित किया था, क्या उसी तरह हफ्ता वसूली पर भी श्वेत पत्र वो प्रकाशित करेगी? अब बीजेपी सरकार कहती है कि उनकी फंडिंग में पारदर्शिता है, तो क्या चुनाव आयोग ने न्यूज पोर्टल से जो जानकारी ली है, क्या आप उसका खंडन करेंगे?
अगर आपकी नीयत साफ है तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट की देख रेख में जांच स्वीकार करेंगे? ये अहम सवाल कांग्रेस ने उठाए हैं। मैं आपको बता दूं कि एक न्यूज पोर्टल के जरिए ये एक्सपोजे किया गया है, जिसमें सीधे तौर पर यह कहा गया है कि पहले इन कॉर्पोरेट घरानों पर ईडी सीबीआई आईटी के जरिए छापेमारी की गई, उनके घरों पर, उनके उनके दफ्तरों पर, उनके ठिकानों पर, और फिर उसके बाद ये पाया गया कि इन्हीं कॉर्पोरेट घरानों की तरफ से दरअसल भारतीय जनता पार्टी को एक मोटा चंदा जो है वो दिया गया है, जो कि 335 करोड़ रुपए का है। आपको पता है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक अहम और बड़ा फैसला जो आया है, उसने एक तरह से मोदी सरकार को पिछले 10 सालों का सबसे बड़ा झटका दिया है, जिसमें सीधे तौर पर यह कहा गया है कि ये न सिर्फ इलीगल है जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा रहा था और उसको जो गोपनीयता जो रखी जा रही थी, बल्कि ये एक असंवैधानिक कृत्य है। और ये भी कहा गया था कि पूरे तौर पर जो इलेक्शन कमीशन है, एसबीआई जो बैंक है जहां से इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं, वो दरअसल इंफॉर्मेशन प्रदान करे, और 13 मार्च का वो वक्त दिया गया था जब ये बताया जाएगा कि आखिर तमाम जो पार्टीज हैं उनको किन किन कॉर्पोरेट घरानों की तरफ से, किन लोगों की तरफ से, किन ग्रुप्स की तरफ से ये इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा रहा था, क्योंकि लोकतंत्र की पहली शर्त ही ट्रांसपेरेंसी होती है। तो आप ये देखिए कि ईडी सीबीआई आईटी के जरिए किस तरह से ना सिर्फ चंदा वसूली की जा रही है, जिस तरह का कांग्रेस ने ये इल्जाम लगाया है, उगाही की जा रही है, हफ्ता वसूली की जा रही है, फेवर्स दिए जा रहे हैं उन कॉर्पोरेट घरानों को, और बेल और जेल जाने से रोका जा रहा है, और पैसा जो है ऐंठा जा रहा है। दूसरी तरफ जो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसको आप ये देखें कि किस तरह से उसके बैंक अकाउंट्स को सीज करके उनको एक तरह से अपंग इस तरह से बनाया जा रहा है ताकि वो अपना इलेक्शन सही से आगे वाले वक्त में ना लड़ सके, क्योंकि आपको पता है बिना पैसे के कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। और लगातार ये भी बताया गया कि किस तरह से 65 करोड़ रुपए आईटी ने अभी तक उगाही की है, जो कि कहा जा रहा है कि जो टैक्स पे करना था जो वो कांग्रेस की तरफ से नहीं किया गया है। दूसरी तरफ जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, आप उनको देखिए किस तरह से ईडी सीबीआई और आईटी के जरिए उनको या तो सताया जा रहा है, या फिर उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार जो है लटक रही है, या फिर वो जेल में। हेमंत सोरेन से लेकर लालू प्रसाद यादव से लेकर तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी के भतीजे से लेकर केजरीवाल, वो तमाम चेहरे आपके सामने मौजूद हैं जिनको ईडी सीबीआई आईटी के जरिए डराया धमकाया जा रहा है। यहां तक कि सत्यपाल मलिक जो लगातार सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे, आप देखिए कि कल ही 30 ठिकानों पर लगभग सीबीआई ने छापा मारा है सत्यपाल मलिक की, क्योंकि लगातार वो सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे और किसानों के हक में वो आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो क्या अब सरकारी एजेंसीज का इस तरह से दुरुपयोग ये सरकार करती हुई नजर आ रही है, और क्या इसी बिना पर 370 और 400 पार का नारा दिया जा रहा है? एक तरफ जहां ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप ये देखिए जो विपक्षी पार्टियां हैं जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, वो लगातार मजबूत होती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल और बिहार, तमाम जगहों पर इंडिया गठबंधन न सिर्फ मजबूत हो रहा है, बल्कि सीट शेयरिंग का पूरा न सिर्फ फॉर्मूला तैयार हो गया है, बल्कि सीट शेयरिंग पर पूरी तरीके से बात बन गई, कहीं औपचारिक ऐलान हो गया है, कहीं होना बाकी है। तो ये तमाम चीजें आखिर 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले किस तरफ इशारा कर रही हैं? क्या बीजेपी घबराई, डरी हुई, परेशान है, और यही वजह है कि अपने मुंह से बार बार 370 400 पार का नारा दे रही है? आप वाराणसी में प्रधानमंत्री मौजूद थे 2 दिन के दौरे पर, और आप देखिए वहां पर वो उस बात को फिर से रिट्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं जो राहुल गांधी जातिगत जनगणना, जातिगत जो बराबरी है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की वो बात कर रहे हैं। तो आज फिर से प्रधानमंत्री ये कहते हुए नजर आए कि दरअसल आपको जातियों में बांटने की कोशिश की जा रही है, आपका इसका हिस्सा ना बने, हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। जाति के नाम पर बंटवारा जो है वो परिवारवाद वाली जो पार्टियां हैं वो कर रही हैं, और लगातार उन्हीं परिवार
परिवारवाद वाली जो पार्टियां हैं, जिन पर का इल्जाम लगाते रहे हैं नरेंद्र मोदी, उन्हीं तमाम दलों के नेताओं को, दलों को अपने अंदर सम्मिलित भी किया जा रहा है। इसी सब पर आज हम चर्चा करेंगे। इन्हीं तमाम जो संगीन इल्जाम कांग्रेस ने लगाए हैं, जिस तरह का एक्सपोजे हुआ है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और इंडिया गठबंधन की भी हम बात करेंगे, उसकी मजबूती की बात करेंगे। जिस तरह से लगातार विपक्षी पार्टियां इल्जाम लगाती रही हैं कि ईडी, सीबीआई, आईटी के जरिए उनको डराया धमकाया जा रहा है। आज ही आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संगीन इल्जाम ये लगाए गए कि ये उनकी तरफ लगातार दबाव है कि इंडिया गठबंधन का वो हिस्सा ना रहे, उसमें शामिल ना हो, नहीं तो केजरीवाल को गिरफ्तार किसी भी तरीके से ईडी नहीं सीबीआई के जरिए कराया जा सकता है। हमारे साथ बात करने के लिए इस पर 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं मेरे साथ, जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। तीनों मेहमानों को आप देख सकते हैं। अनिल त्यागी जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा मेरे साथ जुड़ गए हैं। विवेक देशपांडे जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, मेरे साथ जुड़ गए हैं। और इसी के साथ ही कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है पूजा त्रिपाठी, मेरे साथ जुड़ गई हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। शुरुआत पूजा जी मैं आपसे करना चाहूंगी। ये बहुत बड़े इल्जाम है जो आपकी तरफ से लगाए गए हैं। आप वसूली भाई से लेकर चंदा उगाही से लेकर तमाम तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। सीधे तौर पर राहुल गांधी ने वसूली भाई बोला है और ये कहा है कि इधर चंदा लीजिए और उधर आपके सारे पाप धुल जाते हैं। तो आखिर ये सब कुछ किस बिना पर कहा गया है? कि आपको लग रहा है कि इन एजेंसीज का दुरुपयोग ना सिर्फ विपक्षी पार्टियों को सताने, धमकाने, डराने के साथ साथ जो कॉर्पोरेट घराने हैं उनसे चंदा उगाही तक और उनको भी डराने का काम किया जा रहा है? बुशरा जी, ये कांग्रेस नहीं कह रही है, ये न्यूज पोर्टल के तरफ से ये आया है, ये एक्सपोजे हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के मुहाने पर बैठी हुई है, आज सिर्फ यह सामने आया। अभी तक तो ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि कैसे अडानी जी के लिए टेंडर के टर्म्स एंड कंडीशंस बदले जा रहे थे, कूलिंग पीरियड के टर्म्स एंड कंडीशंस बदले जा रहे थे, कैसे कॉम्पिटिटिव टेंडरिंग खत्म करके उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे थे, पोर्ट हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट्स हो, हर चीज का। आज ये सामने आया है कि 30 कंपनियों पर पहले ईडी, सीबीआई, आईटी की रेड पड़ी है। उसके बाद वो जब 335 करोड़ रुपए भाजपा को अपना दान दे दिए हैं, भाजपा को चंदा दे दिए हैं, तो उनको बेल मिल गई है। एमपी की एक डिस्टिलरी को चंदा देने के बाद बेल मिल जाती है। तो अगर ये तो अभी सारा का सारा कच्चा चिट्ठा इनका इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जब सब कुछ खुलेगा तब सामने आएगा कि किस तरह यह फाइनेंशियल टेररिज्म फैला रहे हैं देश में। फाइनेंशियल टेररिज्म ही इसके लिए वो है, किस तरीके से ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, किस तरीके से उनका वेपनाइजेशन कर रहे हैं, न सिर्फ सरकारों को गिराने में, न सिर्फ एमएलओ को खरीदने में, न सिर्फ विधायकों को डराने धमकाने में, बल्कि यह कॉर्पोरेट सेक्टर में भी इतनी ज्यादा डर भय बैठ गया है कि अगर आप इनको चंदा नहीं देंगे तो आपके ऊपर ईडी की रेड पड़ जाएगी। तो जिस तरीके से इनका गोरख धंधा चल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में, ईडी, सीबीआई, आईटी के मामले में, ये देश के सामने है। और अभी तो मुझे लगता है ये ट्रेलर है। तो जब राहुल गांधी कहते हैं कि ये वसूली भाई इनको कहते हैं, तो बिल्कुल सही बात कहते हैं। प्रधानमंत्री जी एक जगह खड़े होकर कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वहीं दूसरी ओर वही उनका एक क्लेम होता है कि विदेशों से उनको अभी से इनवाइट आने शुरू हो गए हैं, 400 पार जाएंगे, 370 पार भाजपा जाएगी, 400 पार एनडीए जाएगा। तो ये बात वही है कि कद नहीं, किसी का किरदार बड़ा होना चाहिए। एक के बाद एक परत दर परत इस सरकार की जो भ्रष्टाचार की परतें खुल रही हैं। और ये वो सरकार है जो 5,000 तकरीबन 6,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर बैठी हुई है। इलेक्टोरल बॉन्ड से इनके महलनुमा कार्यालय बन रहे हैं, इनके सरकारें गिर रही हैं, सरकारें खरीद रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ये एमएसपी पे इस तरीके का एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड चलाते हैं कि अगर सरकार एमएसपी देगी तो किसानों का इतना नुकसान होगा। पिछले किसान आंदोलन में 700 किसानों की शहादत हुई थी। अभी आज दोपहर में किसान की शहादत हुई है, 21 साल के शुभकरण की शहादत हुई है। पर इस किसान को इस सरकार पर के कानों पर जू नहीं लगती। आज भी शायद प्रधानमंत्री यही बोलेंगे, क्या मेरे लिए मरा है? तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये भ्रष्ट भी है, ये असंवैधानिक, इलीगल भी है। सारा जो काम होता है, जिस नारे पर, जिस बात पर, जिस वादे को कहकर ये सरकार में आए थे, वो सब कुछ उसकी परत दर परत हर सिस्टमिक स्ट्रक्चर को ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं।
या न देश में ट्रांसपेरेंसी के बल पे बैठे हैं, न किसानों को। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर है। ये जाति की बात नहीं करते, ये महिलाओं को, युवाओं को, इन सबको कहते हैं ना, प्रधानमंत्री जी जाति में बात करते, तो महिलाओं पर हो रहे क्राइम रेट में 44% की बढ़ोतरी हुई है। आज युवा सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। कानपुर की वो विजुअल सबके सामने है कि स्टेशन पे ठसाठस भीड़ थी और मात्र 50,000 जॉब्स के लिए तकरीबन 60 लाख एप्लीकेशंस आए थे। तो जिस तरीके से इंसान बेरोजगार, ये एक नॉर्मल युवा है इस देश का। पर आज मैंने यही पढ़ा कि धूमल जी के छोटे बेटे अनुराग ठाकुर के भाई आज बीसीसीआई में एक पद ले गए हैं। तो जहां जय शाह बीसी और जूनियर धूमल जी बीसीसीआई में पद लेते हैं, वहां एक नॉर्मल एक देश का युवा ट्रेनों में धक्के खाता और पता चलता है घर आते ही कि पेपर लीक हो गया है। तो ये जिस प्रकार का इस देश में ये गवर्नेंस मॉडल, फेल्ड गवर्नेंस मॉडल खड़ा कर रहे हैं, यह मुझे लगता है एक बहुत बड़ी एक लकीर खींच रहे हैं ये बताने के लिए कि किस तरह देश को नहीं चलाना चाहिए। तो बिल्कुल सही कहा राहुल गांधी, कांग्रेस के आरोप रहे हैं, राहुल गांधी जी ने भी कहा और कांग्रेस ने बिल्कुल सही सवाल उठे। आप बहुत ही जोर शोर से श्वेत पत्र ले आए थे यूपीए के खिलाफ। यूपीए जिसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज की सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में दाद हुई इकोनॉमिक रिसेशन के टाइम पे। मनमोहन सिंह जी को सिर्फ एक काबिल राजनेता नहीं, उनको एक क्या बोलूं, बेहतरीन इकोनॉमिस्ट माना जाता है। उनके ऊपर आप श्वेत पत्र लेकर आए हैं, तो आप अपनी हफ्ता वसूली की सरकार के खिलाफ कब श्वेत पत्र लाएंगे? और आप सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्टोरल बॉन्ड पे तो इनके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली है। आप सुप्रीम कोर्ट में जाने दीजिए ये मामले और सुप्रीम कोर्ट इसको एग्जामिन करे कि किस तरह आपने 30 कंपनियों के ऊपर ईडी सीबीआई आईटी छोड़ी और जब उन्होंने चंदा दे दिया तो वो बिल्कुल ही आपकी वॉशिंग मशीन में साफ हो गए। तो जितना क्रोनी कैपिटलिज्म ये कर रहे हैं, जितना यू नो जो वेपनाइजेशन ऑफ एजेंसीज का ये इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आज तक कभी देश में नहीं हुआ। ये 60 साल अमृत काल जो है, इस देश के विनाश काल का अमृत काल चल रहा है। और वहीं पे ये जो कहते हैं ना कि वो बात जिसका सारे फसाने में जिक्र था, वो बात इन्हीं को नागवार गुजरी। अगर इनके खिलाफ कोई किसान आंदोलन पर उंगली उठाता है, अगर इनके खिलाफ कोई कुछ बोलता है, तो ये ट्विटर से कहकर, एक्स से कहकर उसे ब्लॉक करवा देते हैं। और ये ट्विटर ने आधिकारिक स्टेटमेंट जारी किया है कि हम नहीं करना चाहते थे, लेकिन भारत सरकार का दबाव था और वहां की लॉ ऑफ द लैंड को हम जेल जा सकते थे करके हमें इसे ब्लॉक करना पड़ा। तो न सिर्फ ये सरकार भ्रष्टाचार है, ये सरकार बहुत कायराना भी है, क्योंकि ये हर डिसेंट के वॉइस से डरती है। हर वो वॉइस जो आपको ये बताना चाहता है कि आपको यहाँ पे ये नहीं, ये करना चाहिए था, आपको देश के लोगों के लिए पॉलिसीज ये करना चाहिए था। अगर मनदीप पुनिया का अकाउंट हो, हंसराज मीणा का अकाउंट हो या ट्राइबल आर्मी का अकाउंट है, अगर ये कहा जाता है कि आपको इस तरीके से आपको आदिवासियों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, आपको किसानों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, आप चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दे देते हैं। पर एमएस स्वामीनाथन ने एमएसपी की बात की थी, चरण सिंह किसानों के न्याय के लिए नेहरू जी के भी खिलाफ खड़े हो गए थे। तो अगर उनको अगर आप भारत रत्न देते हैं और वहीं आप किसानों के ऊपर बैरिकेडिंग करते हैं, आंसू गैस छुड़वाते हैं, गोलियों की बौछार करवाते हैं और 21 साल के किसान की अगर हत्या करते हैं, तो आपकी जो ये दोगली राजनीति है, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करनी है और कुछ नहीं करनी। और इसका जवाब 2024 में जनता इन्हें देगी। जी बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगी। आपने और बहुत ज्यादा इल्जाम जो है वो लगाए हैं, आप बहुत जिस तरह की बातें आप यहाँ पर कह रही हैं, मैं उस पर आऊंगी लौट कर आपके पास। लेकिन अनिल त्यागी जी, ये जो एक्सपोजे किया गया है न्यूज पोर्टल की तरफ से, जहां पर ये कहा गया है कि 30 जो कॉर्पोरेट घराने हैं उनसे ईडी सीबीआई आईटी के जरिए किस तरह से उनके ऊपर दबाव जो है वो डाला गया और फिर 335 करोड़ रुपए की एक तरह से उगाही की गई है, ये कहा गया है। और इसको अब कांग्रेस जो है वो सेकंड करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वसूली भाई जो है राहुल गांधी ने बोला है नरेंद्र मोदी को और कहा है कि चंदा वसूली का, हफ्ता वसूली का ये कारोबार चल रहा है और एक ही कॉर्पोरेट घराने की बल्ले बल्ले है। और बाकी आप ये देखिए कि कॉर्पोरेट घराने को किस तरह से इन एजेंसीज का दुरुपयोग करके डराया धमकाया जा रहा है और वसूली की जा रही है। कितना खतरनाक आप इसको मानते हैं लोकतंत्र के लिए? क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड को खुद सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है। 13 तारीख का इंतजार सबको है, जब पूरी लिस्ट जो है वो जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है उस पर पब्लिक की जाएगी। बुशरा जी, इस पूरे काम में अगर देखें तो न्यूज लॉन्ड्री ने
जो एक्सपोजे किया है, न्यूज लॉन्ड्री ने कहा है कि पिछले कुछ समय से 1893 करोड़ रुपए भाजपा को अधिक मिले हैं। उसमें से ये जो पैसे आपने बताए हैं वो शामिल है। और उन्होंने कहा कि ये, न्यूज लॉन्ड्री ने कहा है कि ये पूरा का पूरा काम बड़े सुनियोजित ढंग से और बड़े तरीके से ईडी और सीबीआई कर रही है। इसका इन्फ्रेंस कांग्रेस ने निकाला है कि ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के कहने से ऐसा कर रही है। टेक्निकली अगर आप इसको देखें बिना किसी बायसनेस के, तो ईडी और सीबीआई को आधिकारिक रूप से बयान देना चाहिए, क्योंकि इन दोनों एजेंसीज की प्रतिष्ठा का सवाल है कि क्या वास्तव में इन्होंने ऐसा किया, और क्या भारतीय जनता पार्टी के कहने से नहीं, सरकार के किस आदमी के कहने से उन्होंने इन लोगों को छोड़ा। और ये जो 30 कंपनियां जिन्होंने नाम लिया है, ये किसी हालत में सामने नहीं आएंगी, लेकिन अगर इनमें से कुछ लोग, जैसे कि पाकिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर सामने आए रावलपिंडी के, अगर इनमें से कुछ लोग सामने आके कहें कि निश्चित रूप से ये जो न्यूज लॉन्ड्री की खबर है ये बिल्कुल सच है और हम पर दबाव डाला गया और हमको ईडी और सीबीआई ने कहा, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने या सरकार में से कुछ लोगों ने कहा कि दबाव डाल के पैसा जमा करो, तब तुम्हारे केसों में ढिलाई होगी और तब हम तुमको जेल से बाहर निकालेंगे। जब ये बात सामने आएगी, अभी ये खुलेगा क्योंकि चुनाव होने वाला है, 8-10 तारीख में अनाउंस होने वाला है। इससे पहले ये लोग समझ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि ये शीशे के घर में बैठे हैं और कोई जो है हमको देख नहीं रहा है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। ऐसा राजपाट में कभी नहीं होता है। आप समझिए, जब हर राजपाट जब चला जाता है उसके बाद जो चीजें निकल करके आती हैं, गुजरात में मोदी जी के आने जाने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी तो बहुत सी चीजें निकल करके आई हैं कि वहां हो क्या रहा है। लेकिन जब ये राजपाट, अभी भी इस चुनाव के दौरान में देखने वाली बात यह है कि ये इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, क्योंकि बहुत टेक्निकल मुद्दों पे जाकर के जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के खाते बंद कर दिए हैं, ये हो सकता है कि पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेकर के और उससे सीख करके कांग्रेस पार्टी की चुनाव की जो आधिकारिक मान्यता है ये उसको भी रद्द कर सकते हैं, मैं आपको बता दूं। और आप लड़ते रहिए मुकदमा, जब तक सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलेगा और डेट पे डेट डलेगी तब तक ये चुनाव को निकाल देंगे। और जैसे इमरान खान के साथ हुआ वो राहुल गांधी के साथ भी हो सकता है। ये बड़ी गंभीर स्थिति है, मैं आपको बता रहा हूं। आने वाले 2 महीने बहुत घनघोर तरीके से युद्ध में तब्दील होने वाले हैं। नरेंद्र मोदी किसी भी हालत में सत्ता नहीं छोड़ेंगे। अगर मैं आपके दर्शकों को याद दिलाऊं, 2014 में जब नरेंद्र मोदी चुनाव जीत करके आए दिल्ली में, तो याद है आपको, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था। उन्होंने कब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया? जब प्रणब मुखर्जी ने उनको चिट्ठी दी कि आइए आप शपथ लीजिए और प्रधानमंत्री का पदभार संभालिए, आप शपथ ग्रहण समारोह आपका 25 मई को या 25 मई को शायद था, 25 मई को आपका। तो उस चिट्ठी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन से निकलते ही ट्वीट किया, अपने दर्शकों, पूरे देश को जीप में से कैमरे में लाइव दिखाया। रात को ही वो गुजरात गए, अगले दिन इस्तीफा दिया और वापस लौट करके दिल्ली आए। ऐसी परिस्थिति और ऐसे मानस के नेता से आप ये उम्मीद करें कि सत्ता छोड़ देगा, ये संभव ही नहीं है। हर हाल में हर आदमी के पास, जिसके पास जितने पैसे हैं, वो पैसे वसूल किए जाएंगे, छोड़े नहीं जाएंगे। ये तो साफ साफ नजर आ रहा है। लेकिन जो चीजें डील्स में देखिए, ये आपकी मेरी कल्पना से परे है। और मतलब मैं कांग्रेसियों को अब मैं क्या कहूं कि मूर्ख तो नहीं कह सकता, कांग्रेसी शायद इस मामले में अज्ञानी थे कि राजपाट से पैसे किस तरह कमाए जाते हैं। उन्होंने, कांग्रेसियों ने बहुत पैसे कमाए हैं क्योंकि तभी उनका यह हर्ष हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसके 10 गुना और ऐसे ऐसे तरीके इजाद किए हैं। जैसे बॉम्बे में जो रिहेबिलिटेशन का काम शुरू हुआ है, जिसका ठेका अडानी को मिला है,
कल्पना कर सकते हैं, लाखों करोड़ रुपए का ठेका है वो। हर जितने नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, इन्होंने पिछले 10 साल में क्या किया? छोटे छोटे हाईवे जिन पे टोल टैक्स भी नहीं लगता था, उन हाईवेज को टोल टैक्स में कन्वर्ट कर दिया है, सिर्फ 2 या 4 सड़कें चौड़ी करके और 10 पुल बना करके। दिल्ली आगरा का जो पुराना हाईवे है वो इसका सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण है, जिसमें के रास्ते में 4 टोल टैक्स आते हैं, जबकि उस रास्ते में अभी भी गाय भैंस बकरी चरती हुई मिल जाती है। आप ये समझिए, इस देश के साथ मजाक हो रहा है। ट्रेवल कॉस्ट बढ़ गई है, ले लगातार बखान कर रहे हैं कि हमारा जो है हमने सड़कों का जाल बिछा दिया है। जाल किसकी कीमत पे बिछाया है? ये तो आपकी मेरी जेब पे बिछा है। और ये बेसिकली ठेकेदारों की सरकार है, मैं कहता हूं। आप देखिए, नौरोजी नगर सरोजी नगर का वो बन रहा है, इनके हाथ लुटियन दिल्ली की जमीन लग गई है। अब पार्लियामेंट और नई ये जो विस्ता का विस्तार हो रहा है, आप इसको देखिए कितने हजार करोड़ का ठेका जा रहा है। इसके अलावा आप पर्दे के पीछे देखिए, पूरे देश में 76 मिनिस्ट्रीज की फिल्में बन रही हैं। उनको बनाने वाले गुजराती समाज के लोग हैं, जो दिल्ली नोएडा बंबई में स्टूडियो चला रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस दिया जा रहा है। सेक्रेटरीज और ज्वाइंट सेक्रेटरीज उन फिल्मों की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। ये बड़े पैमाने पे फ्रांस के राष्ट्रपति आते हैं, क्योंकि चुनाव हो रहा था, डील नहीं हुई। यहाँ के अधिकारियों ने कह दिया कि हम चुनाव के बाद करेंगे, प्रपोजल तैयार हो रहा है, अभी सहमति नहीं बनी है लगातार। और इससे अलावा इजराइल का समर्थन करना अपने आप में इस देश में, समझिए, जो यहूदी समाज है उसके साथ होने वाले व्यापार की जो कल्पना है, वो आप और मैं कर ही नहीं सकते हैं। ये पैसे, मतलब समय कम है, उसके प्रमाण भी नहीं है हमारे पास। बार बार दुबई जाना, मंदिर का उद्घाटन तो एक बहाना है, वो तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए है। लेकिन आप कुवैत से और दुबई से और अरब से क्या डील करके आते हैं, उसके पीछे क्या किकबैक है, ये किसी को नहीं समझ में आ रहा है। ये पर्दे खुलेंगे, लेकिन अभी नहीं खुलेंगे, आने वाले दिनों में खुलेंगे। जो भ्रष्टाचार का वॉल्यूम है वो इतना बड़ा है कि उसका डाटा इकट्ठा करना ही मुश्किल है। आपको मालूम है, पत्रकारों की कम से कम 2000 लोगों की फौज चाहिए नरेंद्र मोदी के जो पिछले कार्यकाल के 10 साल के घोटालों की जांच करने के लिए। लेकिन ना तो कितने किसी अखबार के पास, पत्रकार के पास ना इतने रिसोर्सेज हैं, ना इतनी मैन पावर है, ना टेक्निकल नोहा हुआ है। लेकिन ये चुनाव जिस तरह से चलाना चाहते हैं, चुनाव की कल्पना तो आप कर ही नहीं सकते हैं। और ये जो न्यूज लॉन्ड्री ने एक्सपोजे किया है, आने वाले दिनों में डिफेंस के एक्सपोजे होंगे, सर ठेकेदारों के एक्सपोजे होंगे। आप ये समझिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने आप में एक कहानी है, आप समझिए जी। राज्यों का जीएसटी नहीं रिलीज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, राज्य तड़फे हुए हैं। आप इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि 2 स्टेट के मुख्यमंत्री आकर के जंतर मंतर पे धरना देते हैं। फेडरलिज्म पे धनाधन हमला है। और रोज हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री एक नई घोषणा, एक नई स्कीम का उद्घाटन कर देते हैं। अभी तो जो ये आयुष्मान जो योजना चालू की है हेल्थ की, अगर आप देखें उसमें 3600 रुपया 30 करोड़ लोगों को दिया जाएगा हेल्थ की। 1,08,000 करोड़ रुपया बनता है। उसका ठेका किसको मिला है? बजाज इंश्योरेंस को। उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए ना। कौन बताएगा कि बजाज ने कितने पैसे घुस के दिए या नहीं दिए? ये कौन साबित करेगा? कृषि में जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको किस तरह से इन्होंने डोल आउट किया है। किसान, मतलब मैं आपको हरियाणा का बता सकता हूं, हिसार में, सिरसा में और जींद में किस तरह लोग कमिश्नर दफ्तर के बाहर बैठे हैं इंश्योरेंस का क्लेम लेने के लिए, और लगातार आरोप लगा रहे हैं कि किसानों को इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं मिला है, जबकि इंश्योरेंस कंपनियों को स्टेट गवर्नमेंट ने प्रीमियम दे दिया। ऐसा मकड़जाल बना दिया है इन्होंने। आम जनता पीड़ित है, त्राही त्राहीमाम है, लेकिन लोग फिर भी चुप है। पता नहीं, हमको नहीं समझ में आ रहा कि ये क्यों हो रहा है। और क्या तो लोग जानबूझ के बेखबर है, या ये सब लोग राम को समर्पित हो गए हैं, और या धर्म की अफीम ने इनको बिल्कुल अंधा कर दिया। जी बिल्कुल। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातों को आपने इसमें समअप किया है इस सवाल के जवाब में। और मैं विवेक
देश पांडे जी के पास में जाना चाहूंगी। विवेक जी, आप जो ये एक्सपोजे न्यूज लॉन्ड्री ने किया है, फिर उसको लेकर जो कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहुत संगीन इल्जाम है। ऐसे वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट से ये अहम फैसला आता है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, और उस वक्त में इलेक्शन से जस्ट पहले इस तरह का एक्सपोजे होना, ये साफ तौर पर दिखाता है कि ना सिर्फ विपक्षी पार्टियों को इन एजेंसीज के जरिए डराना, धमकाना, पार्टीज को तोड़ना, एमएलए एमपीज को खरीदना, सरकारों को गिराना, सरकारों को बनाना, ये सब कुछ ही नहीं बल्कि कॉरपोरेट घरानों से उगाही तक का काम चल रहा है। अगर इस न्यूज लॉन्ड्री के एक्सपोजे और कांग्रेस की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, अगर उसका हम लोग बिलोबाब निकाले तो। जी विवेक जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा, अगर अभी आप म्यूट है तो। जी जी, अभी आ अभी रही आ है। रही जी है? जी जी जी, जी। आ रही है। नहीं, अनिल जी ने जो आखिर आखिर में कहा, मैं उसी से शुरुआत करूंगा। देखिए, भ्रष्टाचार करना ये बीजेपी का मुख्य मकसद है। जो राजपाट चला रहे हैं उसका मुख्य मकसद भ्रष्टाचार करना ही है। बहुत सारा पैसा जमाना, ये मुख्य मकसद है। वो मीन्स टू एन एंड हो सकता है, वो किसी साध्य का साधन हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल जो उनका एम है वो पैसा, बहुत सारा पैसा, बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेस इकट्ठा करना, यही है। पिछले 10 साल में उन्होंने यही किया है। उसकी मतलब उसको छुपाने के लिए, जैसा अनिल त्यागी जी ने कहा कि धर्म की एक अफीम जो है, वो अफीम जनता को खिलाकर उनका ध्यान इन सारी बातों से कैसा दूर रहे, उनका ध्यान इससे हटाना, ये उसका मेन मकसद है। जो राम मंदिर का जो एक एटमॉस्फेयर बनाया गया पूरे देश में, राम मंदिर के नाम पर जो एक वातावरण निर्माण, उसका निर्माण किया गया, वो सारा इसी भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए। और ये सारे धर्म के जितने मुद्दे हैं, उन मुद्दों की आड़ में भ्रष्टाचार करना, ये बीजेपी का तरीका है। और ये हमने, देखिए, पता नहीं मुझे कि ये जो इस बार एक्सपोजे हुआ है, क्या उसका बहुत कुछ असर होगा। मैं इस बात पर मुझे बिल्कुल अभी विश्वास ही नहीं बचा है, क्योंकि बीजेपी के भ्रष्टाचार के कई मुद्दे सामने हैं। राफेल डील से लेकर आज तक कई, डिमोनेटाइजेशन ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार ही था। और जिस तरीके से कोविड में उत्तर प्रदेश में हमने देखा, हमने दिल्ली में देखा, सारी जगहों पर जिस तरीके से बीजेपी ने काम किया है, वो केवल भ्रष्टाचार ही ऐसे कामों को अंजाम दे सकता है, ऐसा मैं समझता हूँ। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स पे जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड न रहते हुए अभी वो इलेक्ट्रल बॉन्डेज, हम उसको इलेक्ट्रल बॉन्डेज हमने कहना चाहिए। मतलब आप अगर हमको पैसा नहीं देते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, या फिर आपके खिलाफ पहले कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद आपसे पैसे एक्सटॉर्ट किए जाएंगे। ये जो तरीका है, अगर न्यूज लॉन्ड्री का जो भी एक्सपोजे है वो अगर सही है, तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है। लेकिन इसको, न्यूज लॉन्ड्री को एक्सपोज करने से पहले से ही हम जानते थे कि ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का पूरी तरह से नॉन ट्रांसपेरेंट एक इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, वो सीधा सीधा बताता है कि जो हमको पैसा देगा वो बचा रहेगा, और जो अपोजिशन को पैसा देगा उसको टारगेट किया जाएगा। ये एग्जैक्टली उल्टा है जो कोर्ट में जो दलील दे रहे हैं कि हम किसी का भी नाम इसलिए सामने नहीं आने देना चाहते कि वो विक्टिमाइज ना हो। एग्जैक्टली उल्टा है। ये विक्टिमाइज उन लोगों को करना चाहते हैं जो इनको पैसा नहीं देंगे। इसलिए पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि कोई भी कॉर्पोरेट हाउस जो है वो सारे पार्टियों को प्रोपोर्शनेटली कुछ ना कुछ पैसा देते थे, मतलब ताकि कोई, किसी का भी राज अगर आ जाए, किसी की भी सरकार आ जाए तो उनको तकलीफ ना हो। अभी ये हो रहा है कि सिर्फ सारा का सारा पैसा जो है, लगभग 60% के करीब पैसा सारा का सारा बीजेपी की तरफ गया है। ये हम सब जानते हैं। 10,000 करोड़ के करीब, 16,000 करोड़ में से 10,000 करोड़ कम से कम बीजेपी की तरफ गया है। तो ये क्यों गया है? ये ऐसा नहीं है कि सारे कॉर्पोरेट हाउसेज जो है बीजेपी से बहुत खुश है, ऐसा नहीं है। वो तो दबाव के चलते ही उनको पैसा दे रहे हैं, स्पष्ट है। तो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स ना होते हुए इलेक्ट्रल बॉन्डेज है, ये स्पष्ट है। और जिस तरीके से भ्रष्टाचार को इन्होंने बढ़ावा दिया है, सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में जिस तरह से आए हैं और जो नहीं आए हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, ये स्पष्ट
एक एविडेंस है, प्रूफ है इस बात का कि इनको भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। इनको भ्रष्टाचार मिटाना नहीं है, पहले से ही मिटाना नहीं था। देखिए, जो जो प्रधानमंत्री पहले से ही झूठ बोलता आ रहा हो, देखिए कहते हैं कि मैं चाय वाले का बेटा हूँ, चाय वाले के बेटे के बचपन के जवानी तक इतने फोटोज का पूरा एक पुलिंदा सोशल मीडिया पर कई बार छप चुका है। आप देखिए, उस जमाने में मेरे बचपन की खुद 2-3 ही फोटोज है, क्योंकि उस समय फोटो निकालना ये बहुत महंगी चीज थी, और फैमिली में और सारे फैमिली का मिलाकर फोटो होता था। इसमें इनके अकेले के 10-15 फोटो है। अब जिसके बचपन में अकेले के 10-15 फोटो हो बचपन के, वो कहाँ से चाय वाले का बेटा हुआ? क्या एक चाय वाले का बेटा उस समय 60 के दशक में या 70 के दशक में इतने फोटो निकाल सकता था? तो ये सारा मतलब झूठ पहले से ही बोलने की इनको आदत है। मैं 40 साल भिक्षा मांगकर जीता रहा। 40 साल 30 साल पहले तो ये रथ यात्रा में थे, ये लगभग पॉलिटिक्स में आ चुके थे, तो कहाँ से भिक्षा मांगकर ये जीते थे? तो ये सारा पूरा झूठ, मतलब प्रधानमंत्री जो कुछ भी कहते हैं वो सारा झूठ का एक पुलिंदा होता है। ये बार बार स्पष्ट हुआ है। इनके एजुकेशन के बारे में हमने देखा है, पुराने इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि मैं सिर्फ हाई स्कूल तक पढ़ा हूँ, और बाद में कहने लगे कि मैं एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए हो चुका हूँ। तो ये केवल झूठ पर झूठ बोलना, जिस प्रधानमंत्री की फितरत है, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जब वो ऐसा प्रधानमंत्री इस देश का अगर हो, तो उस पार्टी और उस प्रधानमंत्री से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप इसी तरह का झूठ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो मतलब जी। भ्रष्टाचार खत्म, भक्त है वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म किया है मोदी जी ने। ऐसा वो सिर्फ कहने के लिए नहीं कहते, वो दिल से मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार खत्म किया है। तो कहाँ से भ्रष्टाचार खत्म हुआ? महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में जिस तरह से सारे भ्रष्ट जो पॉलिटिशियंस हैं, मतलब 70,000 करोड़ का घोटाला जो सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है, मतलब जितनी भी भ्रष्टाचार की बातें मोदी जी ने कही है, उसमें सबसे बड़ा घोटाला तो 70,000 करोड़ का जो महाराष्ट्र का इरिगेशन का घोटाला है वो है। उसके 4-5 दिन बाद ही आप अजीत पवार को महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। न केवल उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, आप उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं, तिजोरी की चाबी उनके हाथ में देते हैं। तो कहाँ से आप भ्रष्टाचार के खिलाफ है? आप तो भ्रष्टाचार के पक्ष में हैं। आप चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचारी है वो हमारे पार्टी में आए, और जो तौर तरीके इन्होंने पहले इन नेताओं ने पहले अपनाए थे पैसा कमाने के लिए, वो तौर तरीके अपनाकर अभी वो भाजपा के लिए पैसे कमाएं। मतलब इस तरह से एक मोडस ऑपरेंडी इनका चल रहा है। और बेशर्मी से ये भी कहा जाता है कि हमारी जो वॉशिंग मशीन है, उससे जितना साफ कोई व्यक्ति धुल जाता है, उतना किसी दूसरे वॉशिंग मशीन से नहीं धुल जाता। ऐसा इनके एक बड़े मंत्री ने कहा है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इनके बड़े मंत्री ने कहा है। पहले से ही इनका ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ढोंग और एक फरेब पहले से ही इन्होंने ओढ़ रखा है। और जनता जो है वो धर्म के मुद्दों पर इतना प्रभावित हो गई है इनसे, मतलब जनता है, मैं कह रहा हूँ कि जो जितने भी 37%, 38% लोग हैं, जितने काफी है इनको सत्ता में प्रस्थापित करने के लिए और इनको सत्ता में बनाए रखने के लिए, वो सारे इतने बेवकूफ तरीके से इनसे प्रभावित है कि भाई इनको सत्ता से हटाना मान लीजिए कि बिल्कुल मुश्किल ही हो गया है। अब ये जो 38% है, उसके अगर 41-42 हो जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं हो। इनसे छिटक कर दूर जाने वाले लोग कितने हैं? मुझे तो आशंका है कि इनसे कोई छिटक कर दूर जाएगा और इनसे इनके वोट कम होंगे। लेकिन अगर ये एक्सपोजे आज जो हुआ है उसको जनता तक ताकत के साथ पहुंचाया जाए, उसको जनता को कन्विंस किया जाए कि देखिए ये जिन लोगों से आप प्रभावित है, ये लोग असल में इनकी असलियत ये है। इसको बहुत पुरजोर तरीके से अगर जनता के पास ले जाया जाए, इसका मुद्दा बनाया जाए, इसको जनता में फैलाया जाए, तो मुझे लगता है कि बीजेपी मुश्किल में आएगी। लेकिन जैसा अनिल जी कहते हैं कि वो सत्ता छोड़ने के लिए नहीं आए हैं, हर वो तरीका वो अपनाएंगे। इनको तो कॉन्स्टिट्यूशन से कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, पॉलिटिकल मोरालिटी तो कभी थी भी नहीं इस देश में, कांग्रेस में भी नहीं थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी तो थी कांग्रेस में। अगर कोई मुख्यमंत्री किसी फिल्म मेकर को किसी होटल में ले जाता है ऐसे समय में जब मुंबई में बहुत बम के धमाके हुए थे और मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ था, उस समय केवल उस कारण के लिए उस मुख्यमंत्री को रिजाइन करना पड़ा। किसी देश के गृह मंत्री को रिजाइन करना पड़ा था जब वो दिन में 4 बार कपड़े पहनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में या प्रोग्राम्स में जाते थे। यहाँ तो प्रधानमंत्री रोज ही करते हैं।
तो जो बातें एबनॉर्मल मानी जाती थी इस देश में, उन बातों जी। को पूरी तरह से नॉर्मलाइज करके ये लोग धड़ल्ले से चुन कर आते हैं। तो जनता जब तक नहीं जागेगी तब तक इनको सबक सिखाना मुश्किल है। इसलिए अच्छा, जनता वैसे नहीं जगेगी, आपको जगाना पड़ेगा। उसके लिए जी। कांग्रेस को और अपोजिशन ये काम करना होगा जो करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। वो जिस जो पुरजोर तरीके से वो करना जरूरी है वो नहीं हो रहा है, इसलिए ये सत्ता में बने हैं। तो अभी आर पार की लड़ाई है। जैसा अनिल जी ने कहा कि आगे आने वाले 2 साल में, 2 महीने में क्या हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। अगर कहीं बीजेपी ये समझती है कि वो मुश्किल में आने वाली है आने वाले इलेक्शन में, तो आप जान लीजिए कि इस देश में इतना बड़ा घमासान होगा, इतनी बड़ी हिंसा होगी जिसका अंदाज आप आज नहीं लगा सकते। कुल मिलाकर बात जो है वो एक ऐसे बॉइलिंग पॉइंट पर आ गई है जहां पता नहीं क्या होगा। मतलब आप एक तो बीजेपी सत्ता से खारिज होगी, लेकिन खारिज होने से पहले वो इस देश में इतना अनाचार और इतनी हिंसा मचाएगी कि जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। कुल मिलाकर बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में देश है। करप्शन वगैरह जो है वो उससे बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता है, आप चाहे कितना भी चिल्ला लीजिए। अगर सत्ता का जो उनकी जो सत्ता है वो अगर हिल जाती है इस करप्शन के इल्जाम से, तभी जाकर वो कुछ करेंगे। जब तक उनको इस बात का कॉन्फिडेंस है कि इस इल्जाम से, इस तरह के इल्जाम से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तब तक उसको वो ब्रेजन आउट करेंगे और उसमें से अपने आप को बिल्कुल सेफ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहीं उनको इस बात का अंदाजा आ गया कि इससे उनकी सत्ता हिल सकती है, तो वो इस देश में एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा करेंगे, इसमें कोई शक नहीं बुशरा जी। जी बिल्कुल, बहुत खतरनाक वक्त की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, बहुत खतरनाक बातों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। और आप सत्यपाल मलिक से लेकर, और हमने देखा था कि शिवसेना के लीडर से लेकर कई ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने इसी तरह की बातों की तरफ इशारा किया है कि अगर ऐसा होता हुआ नजर आया कि नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को सत्ता अपने हाथ से खिसकती हुई नजर आई, तो वो क्या कुछ कर सकते हैं। ये सत्यपाल मलिक ने एक बार नहीं कई बार कहा था, और शायद उसी की सजा वो भुगत भी रहे हैं कि 30 ठिकानों पर उनकी सीबीआई ने छापेमारी की है। जिस तरह से वो एकदम बेखौफ होकर अपनी इन बातों को लगातार रखते रहे हैं। लेकिन पूजा जी, अभी विवेक जी को आप सुन रही थी, कई तरह की बातें उन्होंने कांग्रेस को लेकर कही हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि परसेप्शन की जो राजनीति है पूरी, क्या वो देश में वो परसेप्शन आप बनाने में कामयाब रहेंगे कि ये कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी है वो दरअसल किस तरह से लूट की सरकार है और कैसे ये कॉर्पोरेट घरानों से उगाही कर रही है, चंदा वसूली कर रही है, जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको इस तरह से परेशान कर रही है। भ्रष्टाचार के एक नहीं, उनके पर कई बड़े इल्जामात हैं। खुद कांग्रेस ने 2014 में सत्ता गंवाई है और भ्रष्टाचार के बड़े बड़े इल्जाम जो हैं वो कांग्रेस पर लगे थे। हमने देखा था कि किस तरह से पूरा अन्ना आंदोलन हुआ। जाहिर सी बात है उस वक्त का पूरा मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ तब भी खड़ा हुआ नजर आ रहा था, कांग्रेस के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, जो कि काम है जर्नलिस्ट का, वो करता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अभी आपके साथ मीडिया नहीं है, मीडिया का वो धड़ा नहीं है जो सो कॉल्ड अपने आप को मेन स्ट्रीम कहते हैं। क्या आप वो परसेप्शन लोगों के बीच में बनाने में कामयाब रहेंगे कि बीजेपी एक भ्रष्टाचारी पार्टी है, वसूली पार्टी है, चंदा उगाही पार्टी है, हफ्ता वसूली पार्टी है? ने बहुत ही कांग्रेस को अगर इनकी गवर्नेंस मॉडल से क्लीफ उठानी चाहिए थी, तो आज ये किसानों को दिल्ली में घुसने नहीं दे रहे। और हम लोगों ने अपने यूपीए 2 के टाइम अन्ना आंदोलन के लिए पूरी की पूरी जमीन, मतलब पूरा का पूरा रामलीला मैदान हमने दिया नहीं। इस देश में प्रतिरोध का कल्चर है, इस देश में प्रतिरोध से सरकारें बदलती हैं। इस देश में सत्याग्रह भी तो एक नाम का प्रतिरोध ही था जो गांधी जी लेकर आए थे। तो कोई देता नहीं है परमिशन। पर मैं देख रही हूँ कि आज उन्हीं किसानों को दिल्ली आने की इजाजत नहीं है जिस दिल्ली में रामलीला मैदान से यूपीए को उखाड़ फेंकने का शंखनाद हुआ था। और उस टाइम सारे मीडिया सवाल उठते थे, उस टाइम मनमोहन जी से सवाल उठते थे। उन्होंने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, निर्भया रेप हुआ था उसमें मनमोहन जी ने आके देश के सामने माफी मांगी थी, तब भी देश ने हमारे मिनिस्टर्स को कटघरे में खड़ा किया था। अभी विवेक जी ने बोला कि हमारे मुख्यमंत्री ने इस बात पे रिजाइन कर दिया था कि वो फिल्म मेकर को लेकर आए थे आतंकवाद के साइट पर। और आज देखिए, आज इनका एमपी इलेक्शंस के टाइम नरेंद्र तोमर पे इतने बड़े एलिगेशंस लगते हैं, कोई छू तक नहीं करता। इलेक्टोरल बॉन्ड पे इतने सुप्रीम कोर्ट इतनी कठोर बातें कर जाती है, इन पे छू तो नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ भ्रष्टाचार ही क्यों, इनके शब्द, इनकी नियत,
इनके काम और इनके किरदार में ही बेईमानी है। प्रधानमंत्री जी जब प्रकाश पर्व का उद्घाटन करते हैं तो सर पे साफा बांधकर गुरबाणी के बीच में कहते हैं कि इस अमृत काल में नानक जी के समता, समरसता, सामाजिक न्याय और एकता के साथ हम आगे बढ़ेंगे। वहीं भाजपा एक सिख पुलिस ऑफिसर को, सिख क्यों कहूं, एक वर्दीधारी, एक कानून के रक्षक को खालिस्तानी कहती है सिर्फ इसीलिए कि वो आपको रोक रहा है। तो यहाँ अगर हम परसेप्शन की बात करें तो इन्होंने इस देश में विघटनकारी, विभाजनकारी राजनीति का अमृत काल चल रहा है। इन्होंने धर्मांधता का दंश देकर जो समाज में जहर फैलाया है। आपकी हिम्मत कैसे होती है कि आप एक लॉ ऑफिसर को खालिस्तानी कह दे सिर्फ इसीलिए कि उसने पगड़ी पहनी है? इतना ज्यादा पहले ही ना ये सब फीचर्स थे, पहले ये सब एक भीड़ में आवाजें होती थी छुटपुट छुटपुट, पर अब ये जो विघटनकारी है मेन स्ट्रीम हो गया है। तो यहाँ सिर्फ बात भ्रष्टाचार की नहीं है, यहाँ बात अराजकता की भी है। आप किसानों को किस बिना पर, ये उनका देश है, इस देश का कैपिटल उनका कैपिटल, आप किस बिना पर उनको दिल्ली आने नहीं दे रहे हैं? आप किस बिना पर उनके रास्ते में बैरिकेड्स लगवा रहे हैं? आप किस बिना पर इस देश में किसी भी एक सिटीजन को जो आपको वोट देता है, जो इस देश की नागरिकता रखता है, उसको आप प्रतिरोध करने से रोक रहे हैं? आप किस बिना पर एक पुलिस ऑफिसर को खालिस्तानी कहते हैं? मतलब आप बिल्कुल ही मानसिक रूप से और मॉरली और एथिकली रूप से करप्ट हो चुके हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता अनलेस एंड अनटिल आपको वोट मिल रहे हैं। आपने जो मॉरल कॉन्शियंस की, जो संवैधानिक संस्थाओं की इंटीग्रिटी की बात होती है, उन सबको ठेंगा दिखा दिया है। आपको सिर्फ चंदा लेना है कॉर्पोरेट हाउसेस से। आपको जो भी प्रतिरोध करता है, आपको उनके ट्विटर अकाउंट्स बंद करवा देना, उनको जेल में डाल देना है। आप किसी के ऊपर भी आप आतंकवादी जैसी टिप्पणी कर सकते हैं, नस्लभेदी टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन आप पर कोई कुछ ना कहे। आप श्वेत पत्र लाएंगे, आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे, आप मॉरली की बात करेंगे, आप एथिक्स की बात करेंगे, पर वहीं आप हर दिन, ये तो कुछ चंद दिनों की, 2-4 दिनों की मैं घटनाओं का जिक्र कर रही हूँ। अगर मैं इनके 10 साल का शासन का जिक्र करूं तो ये देश का अवसान काल है, ये अमृत काल नहीं है, देश का अवसान काल है। जिस तरह संवैधानिक लेकिन पूजा जी, इसी से जुड़ा मेरा सवाल ये है कि आपने, जब मैंने अभी जिक्र किया 2014 का और उस वक्त का, तो उस वक्त वो परसेप्शन बना पाए थे। आपको भ्रष्टाचारी पार्टी, उन्होंने एक तरह से लोगों के जहन में ये बात उन्होंने डाल दी थी कि आपने वो भ्रष्टाचार किए। बाद में वो प्रूव हुए नहीं हुए वो एक अलग बात है, लेकिन उस वक्त उन्होंने उनके जहन में लोगों के ये बात कर दी थी। सवाल ये है, जो विवेक जी भी ने भी जो उठाया, कि क्या आप ये इस तरह के, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, आप एक विपक्षी पार्टी हैं, देश की सबसे बड़ी आप नेशनल पार्टी हैं, मतलब विपक्षी पार्टी हैं आप, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। क्या आप वो परसेप्शन बना पाएंगे? राहुल गांधी, मैं मानती हूं कि वो सड़कों पर हैं लगातार, वो लोगों के बीच जा रहे हैं, उनके मुद्दे उठा रहे हैं, लगातार वो आवाज बन रहे हैं वो, लेकिन उसके अलावा फिर क्या? मुझे लगता है बुशरा जी कि अगर वो उस टाइम पे ये परसेप्शन बना पाए, जो बाद में जाके गलत भी हुआ, विनोद राय जी के क्लेम सारे एग्जैगरेटेड साबित हुए, 2G स्कैम में सभी बरी हो गए, अगर वो ये परसेप्शन बना पाए तो उसका एक बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा पिलर मीडिया था। मीडिया निष्पक्ष होकर उंगली उठाकर सवाल पूछता था, मीडिया निष्पक्ष होकर आपको कटघरे में खड़ा करता था, क्योंकि आपने संविधान की शपथ ली थी, आपने शपथ ली थी देश सेवा करने की। और जब भी आपने अपने जेबें भरने की कोशिश की, जब भी आपने संविधान से प्रदत्त जो लॉ एंड ऑर्डर से अलग काम करने की कोशिश की, उस वक्त मीडिया आपको कटघरे में खड़ा करता था। पर आज कांग्रेस एक लोन वॉइस है, सबसे बड़ी पार्टी तो है, पर कांग्रेस अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और सोशल मीडिया के अलावा, आज अगर मैं सुबह से बैठूं, सुबह 6 बजे मैं न्यूज चैनल्स ऑन करूं, तो मुझे भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, जिसमें राहुल जी बहुत अहम सवाल उठा रहे हैं, जातीय जनगणना का, देश में जितना भी डिवीजन है उसका, बेरोजगारी का, महंगाई का, पर एक भी 6 बजे से अगर मैं अभी शाम के 5 बज रहे हैं, मैं सारे न्यूज चैनल स्क्रॉल करूं, कहीं पर भी एक भी जगह मुझे राहुल गांधी की न्याय यात्रा का कहीं कोई कवरेज नहीं मिलता, कभी नहीं। वही राहुल गांधी जी ऐश्वर्या राय टिप्पणी करते हैं तो उसमें प्राइम टाइम पे वो चलते हैं, डिबेट चलते हैं। तो मैं कह रही हूँ कि अगर आज एक बहुत बड़ा, जब मीडिया जब अपने उससे वो हो गया है ना, मीडिया अपने कर्तव्य से विमुख हो गया है, मीडिया जब पूरी तरीके से गोदी मीडिया बनकर लाप में बैठ गया है, तो फिर ये हमारी अकेले की लड़ाई है और ये देश के लिए लड़ाई है। इस लड़ाई से हम पीछे नहीं हटेंगे और मुझे लगता है वक्त बदलेगा, जाएगा। इस परसेप्शन की लड़ाई
वक्त की कमी है और छोटा छोटा रिमार्क जो है मैं अनिल जी और फिर उसके बाद विवेक जी से मैं लूंगी संक्षेप में। अनिल जी, आप अग्री कर रहे हैं डॉक्टर पूजा की इस बात से कि अगर मीडिया वही मीडिया होता जो 2014 के वक्त या उससे पहले का जो मीडिया था, जो हमने देखा जिसमें आप और हम जैसे पत्रकार लगातार जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनसे सवाल पूछते रहे, जो अभी भी पूछ रहे हैं, लेकिन जो सो कॉल मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो सरकार का मित्र मीडिया फिलहाल जिसको कह सकते हैं, अलग अलग नामों से इन्हें पुकारा जाता है, अगर यही एक्सपोजर उस वक्त हुआ होता तो क्या आपको लगता है कि भूचाल मच गया होता? और यही वजह है कि जो परसेप्शन बनना चाहिए कि वो भ्रष्टाचार हो रहा है वो नहीं बन पा रहा है, और इसी की एज या इसी का फायदा लेते हुए जो फिलहाल बीजेपी नजर आ रही है, या इसके पीछे कुछ और भी आप देखते हैं? आपसे विवेक जी दोनों से मैं संक्षेप में चाहूंगी। देखिए बुशरा जी, ये बहस लंबी हो जाएगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि कांग्रेस को निपटाने का काम नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने किया, क्योंकि 91 में राहुल गांधी 17 से 18 साल के थे, उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, प्रियंका भी बहुत छोटी थी। कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा है उस लीगेसी को ट्रांसफर होने में अभी भी अजय माकन के ट्रेजरर बनने के बाद पार्शली राहुल गांधी के पास कांग्रेस आई है, अभी भी पूरी तरह से नहीं है। उसमें कमलनाथ जैसे दिग्गज शामिल थे जिन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी की मदद की। कांग्रेस पार्टी लगातार कमलनाथ के टच में थी, नरेंद्र मोदी कमलनाथ के टच में थे, अडानी कांग्रेस के टच में थे। कांग्रेस का विनाश तो कांग्रेस के लोगों ने किया, इसमें मीडिया का क्या रोल था? भाजपा ने लगातार मीडिया को पैसा दिया, आप अपना पैसा अपने घर ले गए भ्रष्टाचार से कमाया हुआ, तो इसमें मीडिया क्या करेगा? अगर आप मीडिया को आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पैसे दे रही है, आप भी भारत मीडिया को पैसे देते, तो मीडिया तो बेसिकली हमारे वेस्टर्न यूपी में कहते हैं जितना नाच वार फेर उतना नाच कूद, जितने पैसे दिखाओगे उतनी उछल कूद करेंगे। मीडिया में हम जैसे लोग या कुछ सेन वॉइसेस बची हुई हैं, हमको पहले भी पता था, कांग्रेसियों को हमको बताते भी थे, लिखते भी रहे, हम तो 15 साल लिख करके बताते रहे चिदम्बरम कितना भ्रष्ट है, चिदम्बरम को रोको। लेकिन आप क्या करेंगे जब आप एक आदमी के फार्म हाउस से 60 लाख रुपया किराया लेंगे और आप कृषि से चलने वाले एक स्टॉक एक्सचेंज का उद्घाटन करने चिदम्बरम को भेजेंगे, तब आप क्या कहेंगे? बताइए आप मेरे को, इसमें किसका दोष है? कांग्रेसी राहुल गांधी तो उस भ्रष्टाचार युक्त कांग्रेस के नेताओं से पीछा छुड़ा के अभी बाहर आ रहे हैं, और अभी राहुल गांधी को 5 साल और लगेंगे इस कांग्रेस की सफाई होने में। कांग्रेस एक संस्थागत संस्था है, उसमें जड़ तक भ्रष्टाचार बैठा हुआ है, उसके नेताओं की सफाई करते करते राहुल गांधी थक गया। राहुल गांधी ने खुद एक मूर्खता के कारण ये सारा का सारा काम किया। जब कैबिनेट की अप्रूवल के बाद प्रेस क्लब में मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, वो भ्रष्टाचार के ऊपर जो नोट फाड़ा, उसी दिन ये लोग ये समझे हुए थे कि ये सत्ता जाएगी नहीं। समय बदल रहा था, परिवर्तन आ रहा था, तेजी हो रही थी। जो ताकतें इस देश में राहुल कांग्रेस को निपटाना चाहती थी, मल्टीनेशनल कंपनीज और का जो फ्लड आ रहा था, वो कांग्रेस के स्लो प्रोसेस से सहमत नहीं थी। उनको फास्ट स्पीड का भ्रष्टाचार युक्त शासन चाहिए था, आ गया है। अभी भी आप देखिए, अगर इस तानाशाही के खिलाफ जैसे पाकिस्तान में इंटरनेशनल फोर्सेस चुप है, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, ये 2 महीने जिसकी तरफ हमारे मित्र ने भी इशारा किया, ये 2 महीने बहुत खतरनाक हैं। कांग्रेस पार्टी की नेशनल सैंक्शन रिकॉग्निशन भी जा सकती है, ये राहुल गांधी को भी जेल भेज सकते हैं, केजरीवाल को, अगर केजरीवाल ने कांग्रेस से अलायंस किया और टिके रहे, ये केजरीवाल को भी जेल भेजेंगे, ये अखिलेश को भी जेल भेजेंगे। इनको खतरा ही कांग्रेस से है। कांग्रेस जब तक बिल्कुल कमजोर लड़खड़ा के गिर नहीं जाएगी, तब तक ये शांत नहीं बैठेंगे। और ये फासिस्ट रिजीम है, फासिस्ट रिजीम में लोग सत्ता ऐसे नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो मुसोलिनी हो, चाहे वो हिटलर हो, चाहे पूरी दुनिया में के फासिज्म इतिहास को देख लीजिए, सत्ता नहीं छोड़ते हैं। ये सत्ता नहीं छोड़ने वाले हैं। ये भ्रष्टाचार के आरोप ये जो न्यूज लॉन्ड्री ने लगाए, इससे बिल्कुल विचलित नहीं होंगे, बल्कि न्यूज लॉन्ड्री पे रेड होगी दोबारा से, उनके रिपोर्टरों को बंद कर देंगे, और ये हमको भी बंद कर सकते हैं कल को, आप ये समझिए, जो थोड़े बहुत लोग बचे हुए हैं। लेकिन आपको झेलना तो पड़ेगा ही। लेकिन कांग्रेस को मीडिया ने खत्म किया है। मैं डॉक्टर पूजा की बात से माफ करें, कभी अलग मिलेंगे तो मैं इनको पूरा कांग्रेस का इतिहास बता दूंगा।
क्या कांग्रेस में कौन कौन लोग भ्रष्ट है कहने की जरूरत नहीं है यहाँ, लेकिन ये बड़ा हास्यास्पद है। नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह both were the culprits who finished the Congress party. Rahul Gandhi is just trying to revive this dead body, I am telling you. जी बिल्कुल, क्योंकि आज हम बात सत्ता में जो हैं और 10 साल से सत्ता में रहते हुए उन्होंने क्या क्या किया है, क्योंकि कांग्रेस ने जो किया और कांग्रेस की अगर गलतियां नहीं होती तो शायद 2014 में सत्ता वो गंवाते नहीं। उनकी उसकी बात बहुत हो चुकी है और उस पर बात करने के लिए जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बहुत है, वो पूरा कुरेद कर वो तमाम चीजें लेकर आती हैं जो शायद जिसका वास्ता कांग्रेस से रहा भी ना हो। तो हमारी यहाँ पर ये जिम्मेदारी जरूर बनती है कि जो सवाल मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं पूछे जा रहे हैं और जो सत्ता से पूछे जाने चाहिए, जो जर्नलिस्ट का पत्रकार का काम है, वो तमाम सवाल हम यहाँ पर पूछें और वो पूछने का काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। विवेक जी, लास्ट आपका कमेंट। मिश्रा जी, बिल्कुल मैं अनिल जी से सहमत हूँ। इस बात के लिए आप मीडिया को दोष दे सकते हैं कि मीडिया जो परसेप्शन बनाती है वो बीजेपी के लिए फायदेमंद होता है, कोई इसमें कोई शक नहीं। मतलब मैं मेन स्ट्रीम तथाकथित जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, जिसका असली सही नाम उसका गोदी मीडिया ही है, वो बिल्कुल इस बात के लिए हमेशा ही तत्पर रहती है कि वो मोदी जी और बीजेपी के पक्ष में नैरेटिव बनाए। ये बात सही है। तो इसका मतलब क्या है कि कांग्रेस हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? अगर मीडिया आपके पक्ष में नहीं है तो आप फिर क्या करेंगे? आप रोते रहेंगे? आपका क्या कर्तव्य बनता है? ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मीडिया अगर बीजेपी की तरफ से बात कर रहा हो तो आप हेल्पलेस है और आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा जरूरी नहीं है। आप अपने जो आपके जो लीडर्स हैं, आप कोई भी है, मतलब त्यागी जी किस शहर से आते हैं मुझे पता नहीं, और डॉक्टर साहिब अब कहाँ से आती है मुझे पता नहीं। हर एक शहर के जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, आप देखिए अपने घर में बैठे हैं। मेरे शहर की भी मैं लीडर्स की बात करूंगा, अपने अपने घरों में बैठे हैं। जो जब कांग्रेस सत्ता में थी उस समय उनका जो चलन था पब्लिक के बीच में, जिस तरह से वो घूमते फिरते थे, आज कोई भी बाहर नहीं नजर आता। तो परसेप्शन 20 साल पहले क्या था? 20 साल पहले तो सारा मीडिया सेक्युलर मीडिया था। कोई भी प्रो आरएसएस मीडिया उस समय इस देश में जो मेन स्ट्रीम मीडिया था, क्या वो प्रो आरएसएस था 20 साल पहले? तो आरएसएस की तरफ से बात करने वाला मीडिया तो था नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने परसेप्शन अपना जमाया ना पब्लिक के बीच में। वो आज जो परसेप्शन नैरेटिव और आइडियोलॉजिकल नैरेटिव, आइडियोलॉजिकल परसेप्शन के लेवल पर जो आज उन्होंने ताकत जमाई है, ताकत बनाई है, वो सेक्युलर मीडिया होते हुए बनाई है। उन्होंने कभी मीडिया अपने तरफ से नहीं है इस बात का कैपिटल नहीं बनाया। उन्होंने अपने बलबूते पर अपना एक नैरेटिव बनाया, अपना परसेप्शन बनाया, अपने आइडियोलॉजी का जो विष है उसको फैलाया। वो मैं उसको विष कहूंगा, उसको फैलाया और लोगों ने वो जहर पिया है, बड़े प्यार से पिया है। वो जहर पीकर अभी आज वो लोग जिस तरह की एक इंटॉक्सिकेटेड मूड में लोग नजर आते हैं, वो उन्होंने उनका एक कोई हेल्पफुल मीडिया न होते हुए भी उन्होंने ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की और उसमें सक्सेसफुल हुए। तो आपको करना पड़ेगा वो। आपका जो नैरेटिव है वो सेक्युलर नैरेटिव अच्छा है, वो अमृत है, वो विष नहीं है। अगर वो विष लोगों को पिला सकते हैं और उसकी धुंध में लोग अगर आप आज जी सकते हैं और बड़े आनंद के साथ जी सकते हैं, तो आप अमृत नहीं पिला सकते लोगों को? तो आपको किसने रोका है? आप नुक्कड़ मीटिंग लेके आप हर एक बस्ती में अपने लीडर को बताइए कि आप नुक्कड़ मीटिंग्स लेके सरकार के खिलाफ एक परसेप्शन बनाइए। मीडिया को जाने दीजिए, मीडिया की बात मत कीजिए, अभी मीडिया को भूल जाइए आप। और अल्टरनेटिव मीडिया है आपके पक्ष में। आज यूट्यूब पर इतना बड़ा आपका मीडिया है, आपके जैसी चैनल्स है, बहुत चैनल्स है जो इन सारे बातों को रख रहा है। वो कांग्रेस की बात भले ही ना करता हो डायरेक्टली, लेकिन सरकार के खिलाफ बात कर रहा है। ऐसा एक स्ट्रांग मीडिया आज यूट्यूब पर पिछले 2-3 साल से पनप रहा है। उसकी मदद लीजिए, उसके साथ हो जाइए। आप कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते कांग्रेस के लोग, ये दिख रहा है। आप देखिए, परसेप्शन बनाना बहुत मुश्किल का बात नहीं है। आप गांधी बनाम गोडसे का थीम दीजिए और पूरे देश में ये देश गांधी का देश है, गोडसे का नहीं, ऐसा एक नैरेटिव चलाइए, एक परसेप्शन बनाइए। तो ये जो धर्म का जो एक भूत लोगों के दिमाग पर सवार हो गया है, उसको आप उतार सकते हैं, लेकिन आप करना नहीं चाहते। ये जो राहुल गांधी की यात्रा है, मैं उसको रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस ऐसे डिस्क्राइब करूंगा। बहुत अच्छी है, वेल इंटेंशन्ड है। मैं राहुल गांधी एक अच्छे, सभ्य
व्यक्ति है और वो अच्छा इंटेंशन है, ये सब मैं मानता हूं और मैं उनका सपोर्टर हूं, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। आपको पूरे देश में एक, जैसा उन्होंने राम मंदिर का प्रोग्राम दिया, पूरा देश, पूरे लोग देश में एक साथ उस प्रोग्राम में इन्वॉल्व किए। आपने अपने प्रोग्राम में कितने लोगों को इन्वॉल्व किया है? जहां जाते हैं वहां के कुछ 10-15 हजार लोग आपके साथ हो जाते हैं, फिर वो अपने अपने काम में लग जाते हैं, आप आगे जाते हैं, वहां के 10-15 हजार एक साथ एक महीने तक करोड़ों लोग राम मंदिर के प्रोग्राम में बीजेपी ने इन्वॉल्व किए। ऐसा कोई प्रोग्राम आपने किया है क्या? नहीं किया आपने। और आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, यू कैन नॉट थिंक इट बिग। आप बड़ा जो पिक्चर है उसको इमेजिन करने का आपने, आपकी जो ताकत है उसको बैठे हैं आप। इसलिए ये बिट्स एंड पीसेस में आप जो कुछ करते हैं उससे कुछ नहीं होगा। आपको एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लेना पड़ेगा जिसमें पूरे देश को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। उस थीम को आपको पूरे देश में चलाना होगा, जब जाकर आपका कुछ एक मुकाम आप हासिल कर पाएंगे, जिसके लिए जो आवश्यक है 2024 की लड़ाई जीतने के लिए। तब तक कुछ नहीं होगा। तो मीडिया को जाने, मीडिया को दोष देने का मतलब नहीं, ऐसा मुझे लगता है। बगैर मीडिया के भी आप कर सकते हैं, आप करना नहीं चाहते, ये सच है, या फिर करना नहीं जानते, ये सच है। जी बिल्कुल। और अनिल जी और विवेक जी ने जो बातें कही हैं, वो हो सकता है बहुत सारे दर्शकों को शायद अच्छी ना लग रही हो, लेकिन ये बातें वो हैं जो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। और ये वो लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी अगर लोकतंत्र को बचाने, संविधान को बचाने की, ये विपक्षी पार्टियां जो बात कर रही हैं, और हमारे साथ जो दोनों मेहमान हैं अनिल जी और विवेक जी, वो भी उसी बात को ही रिट्रेट कर रहे हैं कि लोकतंत्र और संविधान को अगर बचाना है, अगर वन पार्टी राज अगर देश में नहीं चाहिए, जिसकी तरफ बीजेपी बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो जाहिर सी बात है विपक्षी पार्टियों को बेहद मजबूत होने की जरूरत है और अपनी वो दृढ़ शक्ति जो है वो दिखाने की जरूरत है, जमीन पर सीधा उतरकर, जो राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के साथ तमाम विपक्षी पार्टियां और उसके साथ साथ कांग्रेस में भी मौजूद तमाम दल हैं, जो स्टेट के लीडर्स हैं, जो इकाइयां हैं, उन सबको भी उसी तरह से काम करने की जरूरत है, तभी किसी बदलाव की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। मैं पूजा जी से रिएक्शन लेना चाहती थी, लेकिन वक्त की कमी है इसलिए नहीं ले पाऊंगी, फिर किसी और दिन सही। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों को भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।